हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का तीसरा अध्याय संपूर्ण क्रांति पाठ का जो है हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का लेखक परिचय पढ़ा था। आज हम लोग जो है इस पाठ का संपूर्ण अर्थ जो है पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए होंगे, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बात करेंगे हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो वो लोग फटाफट से हमारा बिहार एसएस लोकर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को किसी भी क्लासेज का जो PDF नोट्स है वो फ्री में मिलता है। तो आप लोग बिना देरी के हुए हमारे टेलीग्राम से भी फटाफट से जुड़ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर हमारा कौन सा है? तो तीसरा अध्याय है, जिसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पाठ हमारा कौन सा है या चैप्टर हमारा कौन सा है। तो 3 है, जिसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है भाई? तो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जो है इस पाठ के लेखक हैं। हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो संपूर्ण क्रांति जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है? हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है? एक ऐतिहासिक भाषण है, जो 5 जून 1974 को, कब? 5 जून, ठीक ना, 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और उसी भाषण का जो है अंश यानी हिस्सा जो है हमें इस पाठ्य पुस्तक में, अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। तो हम लोग संपूर्ण क्रांति भाषण को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि 5 जून 1974 ईस्वी को जो भाषण दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, उस दौरान उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया, जनता को जो है क्या संबोधन दिया, इन सभी चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और कहा जा रहा है, हम लोग देखेंगे अपने क्लास को और शुरू करेंगे। तो कहा जा रहा है कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों। यानी जयप्रकाश नारायण जी अपना भाषण स्टार्ट करते हैं तो वो संबोधित करते हैं कि बिहार प्रदेश के जो छात्र संघर्ष समिति के युवा जो साथी थे, उनको सबसे पहले बोलते हैं, उनको संबोधित करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों। ये कह करके अपना भाषण को शुरू करते हैं और बताते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे मुझसे, सुनना तो वह मुझसे चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। मतलब यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण शुरू करते तो बताते हैं कि अभी अभी जो है फरीश्वर नाथ रेणु जी जो भाषण या जो कविता आपको सुनाए हैं, वो अनुरोध तो वास्तव में उनका ही था। मतलब वो अनुरोध किए थे मुझसे कि क्या मैं वो कविता सुनाऊं, तो मुझसे अनुरोध किया और मैंने कविता सुनाने देने के लिए क्या किया, मैंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने जो कविता सुनाई, तो उस कविता को सुन करके जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरी जो पहले की स्मृतियाँ यानी पुरानी स्मृतियाँ वो जागृत हो जाती है। वो कहते हैं कि लेकिन उनसे बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। यानी जो कविता रेणु जी ने जनता को सुनाया, लोगों को सुनाया, वो सुनने के बाद जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि अभी हाल में जो घटी हुई घटनाएं थी या पहले की जो उनकी मतलब स्मृतियाँ थी, यानी जो पहले की घटनाएं थे, वो सब उनको क्या होती है, याद आने लगती है। पहले की स्मृति उनके लिए ताज़ा हो जाती है ये कविता सुन करके। फिर कहते हैं कि इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा, जब मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। ये बता रहे हैं भाषण के दौरान जनता को कविता सुनने के बाद कि पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो गई है। तो वो बताते हैं
कि कुछ दिनों पहले जो है वो कहाँ गए थे, वेल्लोर गए थे। तो वेल्लोर में अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। तो वहाँ पर 2 दिन मद्रास में जो है अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ वहाँ रुके थे। फिर बताते हैं क्या बताते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। कौन कौन आए थे मिलने उनसे मद्रास में, जब वे ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे तो दिनकर जी और गंगा बाबू इनसे मिलने आए थे। फिर कहते हैं कि बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। गंगा बाबू इनके साथ थे जहाँ पर मतलब ये रुके, लेकिन वो बताते हैं कि दिनकर जी जब मेरे से मिलने आए तो वो बड़े प्रसन्न दिखे थे। उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात सुनिए। मतलब जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिले मद्रास में तो बताते हैं दिनकर जी उनसे कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी हाल की कुछ कविताएं सुनाई उनको, दिनकर जी जब मिले जयप्रकाश नारायण से तो वो कह रहे हैं कि मुझसे उन्होंने कहा कि जो आपने आंदोलन चलाया है मेरी उससे आशाएं लगी हुई है, और आपने जो नए युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, देश के जो मतलब कि युवा पीढ़ी के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए जो आपने काम किया वो क्या है, सराहने योग्य है, मैं उसको देखते आ रहा हूँ। तब इतने बात सुन करके वहाँ की जो जनता है जयप्रकाश नारायण की बात सुन करके तालियां बजाने लगती है। तो वो बोलते हैं कि तालियां ना बजाइए, हरगिज नहीं तालियां बजाइए, मेरी बात को सुनिए। वो बोलते हैं मतलब अपनी बात को बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि ताली अभी नहीं बजाइए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। फिर कहते हैं कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे। यानी वो कहते हैं कि तालियां नहीं बजाइए, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और अब जो मैं बोलूँगा, जो भी मैं बातें कहूँगा वो क्या होंगे, वो हुंकार नहीं सुनेंगे मेरे मुंह से। मतलब कि मैं हुंकार कर करके जो आपको नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो मेरी एक एक शब्द होंगे, एक एक बात होंगे, वो हुंकार से भरे हुए होंगे, हुंकार से कम नहीं होंगे। तो जयप्रकाश नारायण जनता से ये बातें बोलती है। वो कहते हैं कि क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी। कुर्कियां मतलब होता है जब्त करना। यानी जयप्रकाश नारायण जनता से कहते हैं भाषण के दौरान कि मेरे जो बातें होंगी वो हुंकार भरी हुई नहीं होंगी, लेकिन वो हुंकार से कम नहीं होंगी, और जो भी मैं बातें कहूँगा, जो भी मैं कहूँगा वो क्रांतिकारी विचार होंगे, और क्रांतिकारी विचार पर अमल करना होगा आप लोगों को। और अमल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बलिदान देना होगा, कष्ट सहन करना होगा, आपकी जो जमीनें होंगी वो जब्त होंगी। तो आपको ऐसे कष्ट सह करके जो है ना, तब आप जो है इन क्रांतिकारी विचारों को समझ सकिएगा। फिर कहते हैं कि यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अभी यह एक मंजिल है जो हमें अभी दूर जाना है और दूर जाना है। और इसी अनुसार कहने के बाद वो जवाहरलाल नेहरू जी के जो शब्द थे उनको यहाँ पर व्यतीत करते हैं और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी हमको कई दूर जो है अभी चलना है, अभी जाना है, और संपूर्ण रूप से जो है आज़ादी के लिए। तो वही कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जान को, अपने प्राण को निछावर कर दी हैं देश के लिए, जिसके लिए सरदार भगत सिंह हो गए, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी लोग क्या हो गए, गोलियों का शिकार हो गए। सभी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्वराज्य के लिए। लेकिन वो स्वराज्य अभी तक नहीं मिला है। तो वही जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। फिर कहते हैं या तो फांसियों पर लटक गए, मतलब कई लोग गोलियों का शिकार हो गए, कई लोग को फांसी चढ़ा दिया गया।
इसके बाद कहा जा रहा है कि जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य मिला है उससे जनता जो है करा रही है। मतलब 27-28 साल कब के समय का जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 5 जून 1974 को ये पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे 1947 से लेकर 1974 तक का जो समय होगा तो वहीं 27-28 साल ये समय होगा। तो वही बता रहे हैं कि 27-28 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी जो स्वराज्य हमें मिला है उससे जनता जो करा रही है, उससे जनता खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि इस आज़ादी के 27-28 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर क्या है? भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक ना। बगैर रिश्वत के, बगैर घूस के जनता का कोई काम नहीं होता है। तो वहीं लेखक जो है भाषण के दौरान कह रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमें स्वराज्य मिलता दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि भुखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत के। इसके बाद कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। मतलब जनता अगर रिश्वत देगी, घूस देगी, तभी जो है उनका काम निकल पाएगा। तो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जनता का कोई काम आसानी से नहीं होता है। तो क्या ये स्वतंत्रता है? यही चीज जनता को जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान समझा रहे हैं। फिर कहते हैं कि हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो गई है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो गया है। शिक्षा दी जाती है लेकिन उनको गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा उनको दी जा रही है लेकिन कैसी शिक्षा दी जा रही है? तो भाई गुलामी की उनको शिक्षा दी जा रही है। कहते हैं कि शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खाना, नौकरी के लिए नौकरी मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया भाई? तो इंदिरा गांधी ने दिया है। किसने दिया? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और उस समय इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी 1974 में। तो वहीं जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ के नारे तो लगाए जाते हैं लेकिन गरीबी हटी कहाँ है? इन दिनों में गरीबी तो और बढ़ गई है पिछले वर्षों में। तो ये है जनता पर कष्ट, जुल्म, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। फिर कहते हैं कि तो मित्रों आज की स्थिति यह है। यही कह करके सारी स्थिति को दिखा करके जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि तो मित्रों आज की स्थिति यह है हम लोगों के सामने की। और इस स्थिति में वहां दिनकर जी कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही। कहाँ पर? जब ये वेल्लोर में दिनकर जी से मिले थे तो उस समय दिनकर जी क्या किए? जो एक लेखक थे, कवि थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कुछ कविताएं इनको हृदयग्राही वाली सुनाई कविताओं को। और उसी रात जब वो विदा हुए तो उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो क्या है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे मेरे भाई? तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका थे। तो जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिल लिए तो दिनकर जी कहाँ चले गए? तो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ, जिनके यहाँ ये मेहमान बन करके रुके थे रात में। और उसी दौरान अचानक से दिनकर जी को क्या हो जाता है? दिल का दौरा पड़ जाता है, ठीक ना, हार्ट अटैक मान लो आ जाता है। जिसके बाद हमारे रामनाथ जी गोयनका क्या करते हैं? उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाते हैं गोयनका जी। और यहाँ पर एक व्यंग हमारे पटना, हमारे बिहार को लेकर के जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान कहते हैं कि हमारा पटना होता, हमारा बिहार होता तो शायद 3 घंटे में भी जो है अस्पताल वो ना पहुंच पाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिल का दौरा उनको पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। देखिए यहाँ पर व्यंग हमारे पटना, हमारे बिहार पर किया जा रहा है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कि वेल्लोर था, मद्रास था, तो वहां पर विलिंगडन नर्सिंग होम में, विलिंगडन नर्सिंग होम वहाँ का एक अस्पताल का नाम है जहाँ पर रामनाथ जी गोयनका दिनकर जी को जब हार्ट अटैक आया तो वो 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचा दिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि अगर हमारा बिहार होता, हमारा बिहार का पटना होता तो वहाँ पर शायद 3 घंटे में भी जो है ना हमारे दिनकर जी को देखने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं आ पाता, अस्पताल भी वो न पहुँच पाते। ऐसी हमारे बिहार की स्थिति है। और फिर वो कहते हैं आगे
कि जब उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया तो सभी डॉक्टर सब तरह से अपना व्यवस्था कर रहे थे, उनको ठीक करने में जुटे हुए थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उसी रात उनका निधन हो गया। यानी जब दिनकर जी से जयप्रकाश नारायण मिले मद्रास वेल्लोर में, तो उसी समय इनका रात्रि में हार्ट अटैक आता है दिनकर जी को, और फिर वो यहाँ से इस दुनिया से चल बसते हैं, यानी उनका निधन हो जाता है। तो वहीं फिर लेखक कहते हैं कि ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। यानी जो कविता फणीश्वरनाथ रेणु अभी अभी सुना के गए, तो कविता किसकी थी? तो दिनकर जी की थी, जिसको सुनने के बाद जयप्रकाश नारायण जी को दिनकर जी की पुरानी स्मृति, उनके साथ बिताए हुए पल उनको याद आने लगते हैं और वो भावुक हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है। आज भाई वैनपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते हैं। आज दिनकर जी की जो कविताएं लिखते नए भारत के लिए, ठीक ना, युवा के लिए और नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से जो हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, ना दिनकर जी हैं और ना बेनीपुरी जी है। यानी जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान अपने इन दो मित्रों का कमी भी महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो ये आह्वान किया, मैंने जो ये नेतृत्व किया है संपूर्ण क्रांति का, इसमें जो हमारे दिनकर जी मित्र अगर जीवित रहते, बेनीपुरी जी जीवित रहते, तो उन्होंने जो कविताएं लिखा या वो जो अगर जीवित रहते और वो कविताएं लिखते, तो कितना ही हृदयग्राही होता, कितना ही अच्छा होता मेरे इस क्रांति के लिए। लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि दोनों लोग नहीं हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि तो मित्रों ये स्मृति जगी है, यानी इस स्मृति को बोलते हैं कि ये स्मृति जागृत हुई है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं ली है। तरुणों मतलब होता है युवाओं से, तरुणों मतलब क्या होता है? युवाओं से। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसी स्मृति हमारे हृदय पर जगी है और मैं थक गया हूँ, यानी दिनकर जी का उम्र हो रहा है, बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति उनका है। जो डॉक्टर रहमान है उनके देखरेख में है, जो कि आगे आपको इस पाठ में बताया जाएगा। तो बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति है, तो वो बोलते हैं युवकों से, तरुणों से कि मैं पुरानी पीढ़ी का हो गया हूँ, ठीक ना, हमारे जो कंधों पर आप जिम्मेदारी दे रहे हो, उस जिम्मेदारी को अब मैं उठाने के लिए मतलब कि मैं थक गया हूँ। लेकिन जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो तरुण हैं, वो लोग इन्हें ज़बरदस्ती जो है अपना नेता बनाना चाहते हैं, वो लोग इन्हें जो है अपना सारा भार जो है देना चाह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि तरुणों से, छात्रों से मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जब पहला मैंने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, उस समय भी मैंने इनसे बोला था युवाओं से कि लोकतंत्र में युवाओं का ही रोल होता है, ठीक। और यह हमने जो बताया था कि उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। क्या कहता रहा हूँ? कि संचालन समितियों में बहस करता रहा हूँ कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, मतलब हम पुरानी पीढ़ी के हो गए। नई पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा वर्ग के जो लोग हैं, वही देश को संभाल सकेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में युवा ही देश को संभालेंगे अच्छे से। अब मैं तो वृद्ध होते जा रहा हूँ, तो मैं कितना दिन संभालूंगा देश को? तो युवा को आगे आना चाहिए, युवा पीढ़ी को संभालना चाहिए। तो मैं ये सारी बातें बोलते आ रहा हूँ हर जगह, संचालन समितियों से, युवा वर्ग के लोगों से, हर लोगों से, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप जयप्रकाश नारायण ये भी कहें कि आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, ठीक ना, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण से इन लोगों ने क्या कहा? तो उन लोगों ने कहा कि आपको केवल मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आप क्या करना होगा? आपको नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्र लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी
और कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। यानी जयप्रकाश नारायण जब वेल्लोर जा रहे थे तो वो क्या किए, इन सभी लोगों के आग्रह को स्वीकार कर लिए, इन सभी की बातों को मान लिए कि ठीक है मैं नेतृत्व को स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या रखते हैं, तो शर्त यही रखते हैं कि मुझे सामने से खड़ा करके कोई हमें डिक्टेट नहीं करेगा। डिक्टेट मतलब होता है बताना। डिक्टेट मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताना होता है। यानी कोई मुझे सामने खड़ा करके पीछे से कोई नसीहत नहीं देगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, आप ये करिए वो करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मैं नेता बन रहा हूं तो मैं सबकी बातों को सुनूंगा, सबकी विचारों को ध्यान से समझूंगा और तब मैं क्या करूंगा, फैसला लूंगा खुद से, और जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा और अंतिम फैसला होगा। उसमें कोई अपना राय नहीं देगा, कोई मुझे ये करने के लिए वो करने के लिए नहीं बातचीत करेगा। यानी कहने का मतलब उनका यही हुआ कि कोई मुझे कुछ बताएगा नहीं। यही चीज वो शर्त रखते हैं, कहते हैं कि मुझे सामने से खड़ा करके कोई पीछे से डिक्टेट नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ दूंगा। यानी अगर कोई मुझे पीछे से डिक्टेट करेगा तो आज मैं इस नेतृत्व को स्वीकार कर रहा हूं और कल मैं इसे छोड़ दूंगा। तो लोग इनके शर्तों को मानते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। वो कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बातों को मानूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा हो सके, जितना समय मेरे पास है मैं उनके बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन जो फैसला करना होगा वो फैसला सिर्फ किसका होगा, मेरा होगा। तो भाषण के दौरान वो ये भी बताते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। ये प्रश्न भी दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में कि जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय वो क्या शर्त रखते हैं और आंदोलन का नेतृत्व किन शर्तों पर स्वीकार करते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में दिया हुआ है। आगे कहते हैं कि आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला किसका होगा, मेरा होगा। तो इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब निकलेगा, तब यह क्रांति जो है सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस में झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। तो यही बताते हैं कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, बहस करेंगे कि ये नतीजा ठीक नहीं है, इस नतीजा को बदलिए, ऐसे करिए, तो फिर हम आपस में ही क्या होंगे, लड़ते रह जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि अगर आप हमें नेतृत्व दे रहे हैं और हमें अगर नेता चुन रहे हैं तो आप हमें पीछे से डिक्टेट नहीं करिएगा, आप मेरे द्वारा जो भी निर्णय लिया गया होगा उसे ही सही मान करके कार्य को कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो यही चीज़ वो समझाते हैं भाषण के दौरान। फिर आगे बताते हैं वो अपने बचपन के दिनों के घटनाओं को लेकर के बताते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई पूरा किया। वो अमेरिका गए तो अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कैसे पूरा किया। तो बताते हैं कि बहुत दिनों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में वो आईएससी के विद्यार्थी थे। आईएससी यानी वो इंटर जो है साइंस से कर रहे थे, तो आईएससी के ये स्टूडेंट थे। 1921 में ये क्या किए, जनवरी के महीने में पटना कॉलेज में वो इंटर में आईएससी कर रहे थे। लेकिन आगे कहते हैं कि हमारे साथ हमारे निकट के साथी भी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे। और उस समय के विद्यार्थियों में मतलब इनके जो दोस्त मित्र थे वो सब अव्वल दर्जे के थे, पढ़ने लिखने में तेज थे और सभी लोग साथ में पढ़ते थे, उनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती थी। और ये कहते हैं कि और हम सबके एक साथ, हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो भी कहिए, हम मथुरा बाबू के जमाता बाबू फुलदेव साहेब वर्मा के पास क्या किए, भेजे गए और वहाँ पर मैं उनके लेबोरेटरी में क्या करने लगा, उनके लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग भी सीखे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे वो। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं जब 1921 में पटना कॉलेज में था, हमारे मित्र दोस्त थे, छात्रवृत्ति मिलता था, मैं साइंस का विद्यार्थी था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ, कब हुआ असहयोग आंदोलन, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये 21 में क्या किए थे, पटना कॉलेजिएट में आईएससी का पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो साइंस के विद्यार्थी थे, तो ये क्या किए, जो
राजेंद्र बाबू थे, उनके जो सचिव मंत्री या मित्र, मतलब उनको सचिव कह सकते हैं या मंत्री या मित्र, वो राजेंद्र बाबू के थे। कौन? मथुरा बाबू। तो उनके जमाता यानी उनके दामाद जो फुलदेव सहाय वर्मा थे, उनके लेबोरेटरी में ये क्या किए, जा करके प्रयोगशाला कुछ कार्य को वो सीखे। और कहा जा रहा है उनसे उनको सीखने को मिला, कुछ प्रयोग उन्होंने किया। और फिर बाद में जब असहयोग आंदोलन क्या हुआ, गिराव पर आने लगा, जब असहयोग आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो फिर ये इंटर किसी अन्य स्कूल से करते हैं। कहाँ से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव था, परंतु हिंदू अच्छा, उसके बाद का कुछ सीखने को मिला। फिर वो कहते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये कौन है भाई? तो ये हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और उसकी स्थापना इन्होंने 1916 ईस्वी में किया था। तो कहा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी जो थे, उन जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि मेरे हृदय में उनके लिए पूजा का भाव था। ठीक, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदन विश्वविद्यालय को जो है ना मिलती थी। कहने का मतलब यह हुआ, बात चीजों को समझिएगा, कि जब असहयोग आंदोलन छिड़ा और जयप्रकाश नारायण जी 1921 में कहाँ थे, पटना कॉलेजिएट में एडमिशन लिए थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन अब उनका जो है मतलब कि नामांकन कट न जाएगा जब पढ़ाई छोड़ देंगी। तो फिर इन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो सोचा कि मैं क्यों ना फिर से अपना आईएससी का जो एग्ज़ाम है पास कर लो, अपना आईएससी का पढ़ाई पूरा कर लो। तो वो सोचते हैं एडमिशन कराने के लिए किसी अन्य संस्थान में। तो सोचते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो बढ़िया है, लेकिन वो सोचते हैं कि इस विश्वविद्यालय को जो है जो फंड, जो रुपया पैसा आ रहा है वो अंग्रेजों की तरफ से आ रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं। वो कहाँ एडमिशन लेते हैं भाई? वो कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय क्या है, स्वतंत्र नहीं था उस समय पूर्ण रूप से, तो राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो ये क्या किए, तो किसी विद्यालय में वो नहीं गए और बिहार विद्यापीठ में उन्होंने क्या किया, अपना आईएससी का परीक्षा दिए। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ से। तो अगर पूछ देगा आपसे कि जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से अपना आईएससी का परीक्षा दिए, तो बिहार विद्यापीठ से आईएससी का परीक्षा पास किए। और पास कर इनको करना था, पास हो भी गए। उसके बाद ये क्या किए कि अपने बचपन में जब वो हाई स्कूल में थे तो स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुने थे कि अमेरिका में जाकर के बच्चे क्या करते हैं, काम काज करके पढ़ाई करते हैं। जब ये बचपन में स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे तो उसी भाषण को इनको अचानक से याद आता है और फिर ये भी मन बना लेते हैं कि मैं भी क्या करूं, अमेरिका जा कर के पढ़ूंगा। तो बताते हैं कि मैं कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती, और पिताजी नहर विभाग में क्या थे, जिलादार थे। बाद में वो रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, बाद में वो जिलादार के पद के बाद रेवेन्यू असिस्टेंट हो जाते हैं और नॉन गस्टेड अफसर भी वो बन जाते हैं। मतलब ज़्यादा रुपया पैसा इनके पिताजी कमा नहीं रहे थे उस समय, ताकि ये पढ़ने के लिए अमेरिका जा सके। फिर इन्होंने क्या किया, कहा कि उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे, यानी इनके पिताजी के पास उतना रुपया पैसा, हैसियत भी नहीं था कि वो अमेरिका भेज के पढ़ाई करे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं और मेरी इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूं। और मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका में कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं। ये किसके मन में आया? जयप्रकाश नारायण जी के मन में आया कि आंदोलन जो अभी क्या है, गिराव पर है, यानी आंदोलन अब समाप्त होने के कगार पे है। तो इस बीच क्यों ना मैं कहाँ चल जाऊं, अमेरिका जा कर के पढ़ाई लिखाई कर लूं। तो फिर ये ठान लेते हैं और अमेरिका जाते हैं और वहाँ जा कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिन कष्टों में वो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन सभी का जिक्र जो अपने इस भाषण में वो बताते हैं कि कैसे वो वहाँ जा कर के पढ़ाई करते हैं। और यहाँ के इंडिया के लोग जो है उनको, कई सारे लोग बोलते हैं अमेरिका का दलाल। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में जा कर के पढ़ाई किए थे, इसलिए लोग इन्हें अमेरिका का दलाल कहते थे। कहा जा रहा है कि इसलिए अमेरिका गया और अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते हैं। क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि अमेरिका जाकर के पढ़े थे। क्या अलग जगह पर, अलग अपना देश छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करना गुनाह है क्या? जो जयप्रकाश नारायण जी को गाली देते थे लोग, वो दूसरे कंट्री, दूसरे देश चले गए पढ़ाई करने, तो उनको लोग गालियां दे रहे थे। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कितनी गालियां मुझे दी गई, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का
दलाल बन गया हूँ। लोग इन्हें क्या कहते थे, अमेरिका का दलाल कह के संबोधित करते थे, क्योंकि ये अमेरिका में क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उससे उससे इनको संबोधित करके एक नारा निकाल दिए थे लोग कि निक्सन को दे दो, निक्सन को दे दो तार और जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। ये सब नारे जो है नारेबाजी करते थे जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका चले गए पढ़ाई करने तब, और वहाँ से लौटे भी तो लोग इनसे जलते थे, तो ये सब नारेबाजी करते थे, इनको अमेरिका का दलाल कहते थे। तो ये सारे कष्टों को सह करके उन्होंने क्या किया, अपना पढ़ाई भी पूरा किया, अमेरिका में रह करके काम करके उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया। उन सब का भी जिक्र वो यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं कि मित्रों, अमेरिका में मैंने बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में मैंने काम किया जहाँ पर जानवर मारे जाते थे, उन कारखानों में भी इन्होंने काम किया था। हर जगह इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि रुपया पैसा मिल जाए तो अमेरिका में जहाँ पर रह रहे थे वहाँ उसका किराया भी दे सके, कुछ खाने पीने के लिए भी रुपया पैसा बच जाए, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ किताबें भी वो खरीद ले, और कपड़ा भी उनके पास रहे। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो क्या किए, हर अलग अलग स्थानों में काम किए। वो बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो छुट्टियों में वो क्या करते थे, काम करके इतना कमा लेते थे कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। और वो बताते हैं और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी जो मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे। अब एक कोठरी में मान लो अगर कोई एक व्यक्ति रहेगा तो उसको एक कोठरी का किराया पूरा देना पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं एक रूम एक कोठरी है, उसमें अगर 2-4 मित्र रह रहे हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके अपना अपना और क्या करेंगे, उस रूम का किराया देंगे, उस कोठरी का किराया देंगे, तो क्या होगा, सबका बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा। लेकिन अगर वहीं एक व्यक्ति रहेगा तो उसको एक कोठरी का पूरा पैसा अकेले देना पड़ेगा। तो वहीं ये लोग 2-4 लोग मिल करके क्या करते हैं, उस कोठरी का, उस रूम का किराया देते थे, जिससे रुपया इनके पास बच जाता था जो और काम में आ जाता था। फिर कहते हैं कि कुछ कपड़े खरीद लेते थे, कुछ फीस के लिए हम लोग इकट्ठा कर लेते थे। और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं होती थी। रविवार को ये लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा काम करते थे। यानी क्या करते थे, ये लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटलों में या तो बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे। तो शाम को या रात का खाना इनको मिल जाता था, दिन का खाना इनको मिल जाता था। तो इस प्रकार, इस तरह के कष्ट में उन्होंने क्या किया, अपना पढ़ाई अमेरिका में रह करके पूरा किया। और आज हमें कह दिया जाएगा ये सब काम करने के लिए अपने यहाँ ही, तो लोग नहीं काम करेंगे। सोचिए, देखिए कि ये किस तरीके से कष्ट में, किस तरह के संघर्ष में इन्होंने कामकाज जो है अपना पूरा किया, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी ये किए। वो कहते हैं कि किराया कहाँ से मकान का हमको आया, तो बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, और 1 चारपाई पर मैं और कोई अन्य अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में या जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूता साफ करने का काम भी शू शाइन पार्लर में हम लोग जा करके करते थे। मतलब लेखक ये भी बताते हैं कि हम लोग इतवार के दिन कुछ और पैसा कमाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा और हमें मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते थे, शू शाइन पार्लर में यानी जूता साफ करने वाले दुकान में हम लोग जाते थे, वहाँ जा करके जूता साफ करते थे ताकि कुछ रुपया पैसा मिल जाए। और फिर कहते थे कि मैं उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटल में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, तो ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। मतलब कि शिक्षक के जगह पे ये क्या किए, कुछ मतलब कि क्लास भी लेने लगे, बच्चों को पढ़ाने भी लगे वहाँ के। और कहा जा रहा है तो कुछ आराम से रहा इस बीच में, और इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। यानी भाषण के दौरान लेखक अपनी इस जीवन की जो घटनाएं हैं, जो अमेरिका में रहकर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, उस घटना को भी इन्होंने बताया और लोगों को समझाया कि मैं इस तरीके से पढ़ाई किया, मेरे इतिहास को लोग जान रहे हैं लेकिन फिर भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये शर्म की बात है कितने कि इनके बारे में जानने के बाद भी लोग इनको बुरा भला बोल रहे हैं। फिर ये भाषण के दौरान कहते हैं कि अमेरिका में मैं विस्कॉन्सिन मेडिसिन में, और मैं घोर कम्युनिस्ट था। मतलब कि अमेरिका के ये विस्कॉन्सिन और जो मेडिसिन नाम दिया गया, ये विश्वविद्यालय का नाम है कि इन विश्वविद्यालय में रह करके इन्होंने पढ़ाई किया। और जब ये अमेरिका में थे तो घोर कम्युनिस्ट थे। लेकिन कहा जा रहा है कि बताते हैं कि वह उस समय जब ये अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय लेनिन जो है, लेनिन का वो जमाना था। अमेरिका में लेनिन वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में था।
इसकी मृत्यु जो है 1924 में हो जाती है। तो बताते हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो कम्युनिस्ट था और वो लेनिन का ज़माना था, ट्रोट्स्की का ज़माना था। 1924 में जब लेनिन का मृत्यु हो गया, कब लेनिन का मृत्यु हो गया भाई? तो 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में ही ये क्या बन गए? मार्क्सवादी बन गए। और वे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बोलते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे वो मैंने क्या किया था, अंग्रेजी में जो छपे थे सभी को मैंने पढ़ डाला था। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा तो मैं घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हो गया। यानी वो बताते हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो मैं घोर कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट का समर्थक था। मैंने मार्क्सवाद के ग्रंथ पढ़े, लेनिन का उस समय जमाना था, लेनिन का मृत्यु हो गया तो मैं मार्क्सवादी बन गया। पहले कम्युनिस्ट था, घोर कम्युनिस्ट था, लेकिन जब लेनिन मरा तो मैं क्या बन गया? 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बन गया। लेकिन जब मैं भारत लौटा तो कम्युनिस्ट बन करके लौटा था। लेकिन मैं कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर के कहाँ शामिल हो गया? कांग्रेस में। कब शामिल हुए भाई? तो 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि ये देखते हैं, ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको याद थी। लेनिन क्या कहता था? तो कहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं वो दाखिल हुए, क्योंकि वो बताते हैं कि लेनिन से उन्होंने क्या सीखा था। तो लेनिन से वो सीखे थे कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। मतलब कि जो भी गुलाम देश है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनको अपने को अलग नहीं रखना चाहिए देश की आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा है उससे। लेकिन कम्युनिस्ट लोग भारत के क्या किए थे? खुद को अलग रखे थे। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं? कम्युनिस्ट में शामिल ना होकर के वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। कहा जा रहा है अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहा जाता है, उस क्लास के हाथ में हो या पूंजीपतियों के हाथ में हो उसका नेतृत्व, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, यानी अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में कम्युनिस्ट लोग क्या किए थे? खुद को हर अलग अलग पार्टी से अलग रखे थे। इसलिए जयप्रकाश नारायण जब भारत लौटते हैं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के कांग्रेस में शामिल होते हैं। यही कारण था। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को समझा। कल के क्लास में हम लोग इसके आगे जो भी इस चैप्टर के दौरान इस भाषण में लेखक ने बताया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को आज का ये जितना भी मैंने भाषण को समझाया बताया जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है वो सब समझ में आया होगा। हम लोग आगे जो है जो भी बचे हुए इस पाठ के मतलब टॉपिक से उसको कवर करेंगे। बाकी जो विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।